स्टूडेंट्स, आज हम बीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा बैलेंस्ड ग्रोथ, मीनिंग एंड एडवांटेजेस। तो इसमें संतुलित विकास, उसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे और इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि जो संतुलित विकास है उसके क्या क्या लाभ हैं। अल्पविकसित देश जो होते हैं उनका लक्ष्य जो होता है आर्थिक विकास को प्राप्त करना होता है, लेकिन उनके इस आर्थिक विकास के लक्ष्य में अनेक प्रकार की चुनौतियां आती है। तो इन चुनौतियों को दूर करने के लिए और उस विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के जो विद्वान थे उन विद्वानों ने जो है अपने अपने सिद्धांत दिए हैं और उन विद्वानों के सिद्धांतों को हम जो है विकास के मॉडल कहते हैं। विकास के मॉडलों में जो है निवेश की जो रणनीति है उसके आधार पर हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के मॉडल हैं उनको दो भागों में निवेश किस प्रकार से किया जाए, उस निवेश की जो रणनीति उसके आधार पर हम कैटेगराइज करते हैं। पहली कैटेगरी है संतुलित विकास के सिद्धांत और दूसरी कैटेगरी है असंतुलित विकास के सिद्धांत। संतुलित विकास का सिद्धांत आप डिस्कस करते हैं। वैसे देखा जाए तो संतुलित विकास के जो अर्थ है उस अर्थ को लेकर के भी जो विद्वान है वो एक मत नहीं है, उनमें जो है मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि पहले कुछ पिछड़े हुए जो क्षेत्र है उनमें निवेश किया जाए ताकि वो जो क्षेत्र है वो जो पहले से विकसित क्षेत्र है उनके बराबर आ जाए। अगर वो उनके बराबर आ जाएंगे तो दोनों क्षेत्रों का विकास है वो बराबर होगा और वो जो इसको संतुलित विकास मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान जो है वो मानते हैं कि भी एक साथ जो है सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाए तो उसको हम जो है संतुलित विकास कहते हैं। जैसा कि कृषि और औद्योगिक जो क्षेत्र है उन दोनों में एक साथ निवेश करना संतुलित विकास कहलाता है। तो इस प्रकार से जब संतुलित विकास के अर्थ को लेकर के जो विभिन्न प्रकार के मतभेद उभर करके सामने आए तो उसके ऊपर जो है किंडलबर्गर ने जो एक सटीक टिप्पणी की है कि संतुलित विकास के इतने अधिक अर्थ है कि इसके लुप्त होने का खतरा हो गया है। तो इस प्रकार इतने जो मतभेद है उसके आधार पर हम ये अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि किसको हम संतुलित विकास माने। अब संतुलित विकास का अर्थ, जब अर्थव्यवस्था में विभिन्न उद्योगों में, चाहे वो पूंजीगत उद्योग हो या उपभोक्ता उद्योग हो, कृषि उद्योग हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, घरेलू उद्योग हो या निर्यातक क्षेत्र हो, सामाजिक ऊपरी पूंजी और जो प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं हैं, इन सभी में जब एक साथ निवेश किया जाता है तो उसको हम संतुलित विकास कहते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, चाहे वो पूंजीगत क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र, अपने उपभोक्ता वस्तुएं पैदा करने वाले क्षेत्र हो, उनमें एक साथ निवेश करना, एग्रीकल्चर से संबंधित क्रियाएं हैं और जो औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित क्रियाएं हैं उन सभी में एक साथ निवेश करना, और जो घरेलू क्षेत्र के उद्योग धंधे हैं जिनकी घरेलू क्षेत्र में खपत होती है उत्पादकों की, और जो निर्यात क्षेत्र होता है जो दूसरे देशों के अंदर वस्तुओं का निर्यात करता है, उन दोनों में एक साथ जो है निवेश करना। या जो सामाजिक ऊपरी पूंजी है, सामाजिक ऊपरी पूंजी के अंदर हमारा यातायात की सुविधाएं, आधारभूत उद्योग है, बैंकिंग क्षेत्र है, सिंचाई की सुविधा ये आती है। और प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं का मतलब होता है कि जो उत्पादन के क्षेत्र हैं यानी उद्योग है, जो फैक्ट्रियाँ जो वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन करती है उनके अंदर जो है एक साथ निवेश किया जाता है, तो उसको हम जो संतुलित विकास कहते हैं। और संतुलित विकास के समर्थकों का ये कहना है कि विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए अगर एक क्षेत्र में निवेश किया जाता है तो क्योंकि एक क्षेत्र का विकास जो होता है दूसरे क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है, तो दूसरे क्षेत्र में निवेश न होने के कारण, उस क्षेत्र का विकास न होने के कारण पहले क्षेत्र का निवेश है वो भी प्रभावित होता है। जैसे हम एग्रीकल्चर और उद्योगों को लेते हैं, कृषि का जो विकास है उद्योगों पर निर्भर करता है क्योंकि उद्योगों से उसको जो है खाद, बीज, स्प्रे या जो मशीनें हैं, यंत्र है वो उनको मिलते हैं। तो अगर औद्योगिक क्षेत्र में निवेश नहीं किया गया और कृषि क्षेत्र के अंदर निवेश कर दिया गया तो वहाँ इतना आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो तो औद्योगिक क्षेत्र से मिलना है और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर निवेश किया नहीं गया है। इसी प्रकार से अगर हम औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो है जब निवेश करेंगे तो वहाँ बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी और कच्चा माल जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से प्राप्त हो रहा है उसको, तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश नहीं किया तो औद्योगिक क्षेत्र का भी विकास नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये जो उद्योग होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन सभी उद्योगों में अगर एक साथ निवेश किया जाएगा तो ही जो है विकास संभव है।
संतुलित विकास के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है सबसे पहले फ्रेडरिक लिस्ट ने किया था। उसके बाद जो है आर्थर यंग ने भी जो है इस सिद्धांत का जो है समर्थन किया है। इसके प्रतिपादकों में इन दोनों का ही नाम लिया जाता है। और इसके बाद जो है लेविस है, नर्क्शे है, रोडान है, ये जो इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, इनको जो है संतुलित विकास का समर्थक माना जाता है। इन्होंने ये कहा है कि भी किस प्रकार से एक देश के अंदर जो है एक साथ विभिन्न क्षेत्रों में विकास करके आर्थिक विकास को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें हम जो है रोडान का मॉडल कर चुके हैं और बाकी जो मॉडल है वो हमारे आगे आ जाएंगे, तो वहाँ पर हम जो है इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हिंगिस के अनुसार संतुलित विकास का अर्थ है एक ही साथ विभिन्न उद्योगों में पूंजी का निवेश करना। तो एक डेफिनेशन भी आप अवश्य याद कर लीजिए, ये या कोई और डेफिनेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको भी आप जो तैयार कर सकते हो। विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन, तो जो संतुलित विकास है वो विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन की बात करता है। तो किस किस क्षेत्र में संतुलन की बात करता है? कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में संतुलन होना चाहिए। और अगर कृषि और उद्योग का जो संतुलन है अगर वो बनता है तो उससे देखिए क्या फ़ायदा होता है। जब एग्रीकल्चर के अंदर हम निवेश करते हैं तो उससे जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होती है। दूसरा, जब हम निवेश करते हैं तो निवेश के परिणाम स्वरूप जो है जनसंख्या के अंदर भी वृद्धि होती है, क्योंकि निवेश करेंगे तो लोगों का जो है स्वास्थ्य अच्छा होगा, चिकित्सा की सुविधाएं अच्छी होंगी, तो इसके कारण जो जनसंख्या की जो बढ़ती हुई मात्रा है उस मात्रा के लिए जो भोजन की आपूर्ति भी एग्रीकल्चर में निवेश करने से होगी। और बाजार योग्य आधिक्य भी प्राप्त होगा कि जिससे अगर हम एग्रीकल्चर में निवेश करेंगे तो उससे जितनी एक जो किसान है उसकी ज़रूरत होती है उससे अधिक उत्पादन होगा, तो उसके कारण जो है अतिरिक्त जो उत्पादन है उसको जो बाज़ार में बेचा जा सकता है। और जो अगर हम औद्योगिक क्षेत्र के अंदर निवेश करते हैं तो एक तो औद्योगिक क्षेत्र जो होगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों को पैदा करेगा। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर और औद्योगिक क्षेत्र में एक साथ जब निवेश किया जाएगा तो दोनों के अंदर जो है बचत प्राप्त होगी। और जब इनसे बचत प्राप्त होगी तो चाहे वो एग्रीकल्चर की बचत हो चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र की बचत हो, तो उसके परिणाम स्वरूप जो है निवेश किया जाएगा और निवेश करने के फलस्वरूप जो है औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों का विकास होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर दोनों क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाता है तो ये निवेश जो है ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आगे दूसरा जो है मानवीय पूंजी और भौतिक पूंजी में निवेश। देखिए, मानवीय पूंजी का मतलब होता है कि जो मनुष्य है उन मनुष्यों को अच्छी शिक्षा दी जाए, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, उनके ज्ञान का विकास किया जाए, कुल मिलाकर के उनके जो है कौशल का विकास किया जाए, यानी उनकी जो क्षमता है उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी को जो डेवलप किया जाए, उसको जो बाहर लाया जाए। दूसरा, भौतिक पूंजी का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मशीनों का निर्माण किया जाए। तो दोनों में एक साथ निवेश किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे? अगर हमने पहले मानवीय पूंजी में निवेश कर दिया, अकेली मानवीय पूंजी में, तो कौशल का तो निर्माण हो गया, लेकिन उस मानवीय पूंजी को रोजगार कहाँ से मिलेगा? क्योंकि हमने जो भौतिक पूंजी के अंदर निवेश नहीं किया तो औद्योगिक विकास नहीं हुआ। तो इसके कारण जो मानवीय पूंजी है जिसके ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट किया वो व्यर्थ चला जाएगा, उसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर हम केवल भौतिक पूंजी के अंदर निवेश करते हैं तो हमने उद्योग तो लगा लिए, लेकिन उन उद्योगों में काम करने के लिए हमें जो है कुशल श्रमिकों की ज़रूरत है, कुशल मानवों की ज़रूरत है, लेकिन हमने मानवीय पूंजी में निवेश नहीं किया। तो इसके कारण जो है औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी आउटपुट नहीं आ पाएगा, वहाँ की उत्पादकता नीचे रहेगी, तो उससे उस सेक्टर के अंदर भी प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर हम दोनों सेक्टरों के अंदर एक साथ डॉलर निवेश करते हैं तो एक तरफ तो लोगों को लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे क्योंकि भौतिक पूंजी का निर्माण होगा, दूसरी तरफ उद्योगों के लिए जो है अच्छे श्रमिक मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे। तो इसके कारण जो है दोनों क्षेत्रों का विकास एक साथ होने से एक देश के अंदर आर्थिक विकास की प्रक्रिया वो तेज होती है। आंतरिक तथा विदेशी व्यापार में संतुलन। अब देखिए, आंतरिक या घरेलू क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, अगर घरेलू क्षेत्र के अंदर एक साथ घरेलू क्षेत्र के अंदर निवेश किया जाता है तो वहाँ जो है अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होगा, और जब अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होगा तो वस्तुएं और सेवाएं जो है जितनी एक देश को ज़रूरत है उससे अधिक पैदा हो जाएंगी। तो उससे अगर अधिक वस्तुएं और सेवाएं पैदा होंगी तो उनको हम जो है निर्यात कर सकते हैं। तो निर्यात करने के लिए हमें जो है एक साथ अधिक मात्रा में निवेश करना पड़ेगा, साथ में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना पड़ेगा। विदेशी व्यापार जिन वस्तुओं का होता है उस क्षेत्र के अंदर भी हमें जो है निवेश करना
पड़ेगा। तो हमें उन उद्योगों में निवेश करना पड़ेगा जो औद्योगिक जो घरेलू क्षेत्र के लिए वस्तुएं पैदा करते हैं, और हमें उन क्षेत्रों के अंदर भी निवेश करना पड़ेगा जो विदेशी व्यापार के लिए वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं। अब जब विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तो एक देश के अंदर जो है विदेशों से विनिमय प्राप्त होगा, और विदेशी विनिमय का प्रयोग जो हम दूसरे देशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात करने के लिए कर सकते हैं, या अपने देश के अंदर औद्योगिक विकास करने के लिए मशीनें या टेक्नोलॉजी है उसको जो हम आयात कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब हम दोनों क्षेत्रों का एक साथ विकास करते हैं तो ये जो है एक दूसरे के सहायक बनकर के उभरते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होगा ये हमने डिस्कस कर ही लिया, एक बार आप और देख लीजिए कि आंतरिक विकास जब होगा एक देश का तो उससे निर्यात के लिए आधिक्य प्राप्त होगा, और जब एक देश के लिए निर्यात के लिए आधिक्य प्राप्त होगा तो विदेशों को निर्यात किया जाएगा, और विदेशों से निर्यात के फलस्वरूप हमें जो है विदेशी विनिमय प्राप्त होगा, और विदेशी विनिमय का प्रयोग हम जो है अपने देश के घरेलू क्षेत्र के विकास के लिए भी कर सकते हैं। आगे सामाजिक ऊपरी पूंजी और प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में निवेश। देखिए वैसे तो ये जो सामाजिक ऊपरी पूंजी और जो प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं हैं इससे संबंधित हम एक सिद्धांत जो है असंतुलित विकास के सिद्धांत में भी डिस्कस करेंगे, वहाँ भी आता है ये, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं दोनों में एक साथ निवेश की। सामाजिक ऊपरी पूंजी को हम बोलते हैं SOC, सोशल ओवरहेड कैपिटल, और प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं को हम बोलते हैं DPA, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो सामाजिक ऊपरी पूंजी के अंदर आता है आधारभूत ढांचा, और प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं के अंदर आता है वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन की क्रियाएं। तो वस्तुओं और सेवाओं की प्रोडक्शन की क्रियाएं जो होती है सामाजिक ऊपरी पूंजी के विकास पर निर्भर करती है। तो अगर हम केवल एक क्षेत्र में निवेश करते हैं प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं तो हम वहाँ उद्योग लगा लेंगे, लेकिन बिना जो है आधारभूत ढांचे के विकास के उद्योग जो है लाभदायक नहीं होंगे, उनमें दोबारा निवेश नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार हमें प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में निवेश के साथ साथ सामाजिक ऊपरी पूंजी जो उसमें भी निवेश करना चाहिए। तो जब सामाजिक ऊपरी पूंजी में भी साथ में निवेश होगा तो उसके परिणाम स्वरूप एक तो उद्योगों के लिए जो आधारभूत ढांचा तैयार होगा, दूसरा सामाजिक ऊपरी पूंजी में निवेश करने के परिणाम स्वरूप जो है लोगों की आय बढ़ेगी। तो जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उसके कारण जो वो प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं से जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाएगा तो उनकी जो मांग भी करेंगे। तो इस प्रकार दोनों क्षेत्रों के अंदर जो एक साथ निवेश करने से हम जो है विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे है संतुलित विकास के क्या क्या लाभ हैं। पहला, बाजार के आकार में वृद्धि। बाजार का जो आकार होता है वो मांग के स्तर पर निर्भर करता है, और जब विभिन्न उद्योगों में विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाता है तो उस एक साथ निवेश करने के परिणाम स्वरूप विभिन्न जो उद्योग होते हैं वो एक दूसरे की वस्तुओं के लिए मांग पैदा करते हैं। तो जब एक दूसरे की वस्तुओं के लिए मांग पैदा करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप जो बाजार का आकार है वो विस्तृत होगा, और बाजार का आकार विस्तृत होने के परिणाम स्वरूप एक देश के अंदर जो है अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं, जिसके अंदर जो है बड़े से जब बाजार का आकार अधिक होगा तो उससे मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से जो है उत्पादकों के लाभ बढ़ेंगे तो वो और ज़्यादा निवेश करेंगे, अगर और ज़्यादा निवेश करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन का पैमाना बढ़ेगा, और उत्पादन के पैमाने बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो है दोबारा से जो है एक देश के अंदर बाहरी बस्तें प्राप्त होंगी, और इस प्रकार ये विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरा है बाहरी बचतों की प्राप्तियां। जब एक साथ अनेक उद्योगों में निवेश किया जाता है, जैसे हम आधारभूत ढांचे में भी निवेश करते हैं और हम प्रत्यक्ष रूप से जो उत्पादकीय उद्योग है उनमें भी निवेश करते हैं, तो इसके कारण जो उत्पादकीय निवेश है उनको अनेक प्रकार की बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं। तो उन बचतों के परिणाम स्वरूप जो है एक देश के अंदर जो पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। तो ये कौन कौन सी बचतें प्राप्त होती है वो हम देखते हैं। दो प्रकार की बचतें होती है। पहली अक्षितिज बचतें, ये वो बचतें होती है जो उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना से होती है। देखिए, जब एक प्रकार का उपभोक्ता उद्योग स्थापित होता है तो उसके परिणाम स्वरूप लोगों की आय बढ़ती है, और जब आय बढ़ेगी तो उसके परिणाम स्वरूप वो दूसरी वस्तुओं की भी मांग करेंगे, जिसके कारण दूसरे जो वस्तुएं उनके उपभोक्ता उद्योगों की भी स्थापना में मदद मिलती है। तो इस प्रकार एक साथ जो विभिन्न उद्योगों में निवेश करने से एक दूसरे जो उद्योग की स्थापना में मदद मिलती है, जिसके कारण जो अक्षितिज बचतें प्राप्त होती है। और दूसरी है ऊर्ध्व बचतें या उद्ग्रीव बचतें। ये वे बचतें होती है जो आधारभूत उद्योगों की स्थापना के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। तो एक बार एक देश के अंदर जब आधारभूत उद्योगों की स्थापना होती है तो उसके कारण जो है अनेक प्रकार के जो कम उपयोगी उद्योग होते हैं या कम लाभदायक जो उद्योग होते हैं उनकी स्थापना भी होने लगती है।
तो इसके परिणाम स्वरूप जो है आधारभूत उद्योगों की स्थापना से जो बस्तें प्राप्त हुई, उन बस्तों के परिणाम स्वरूप जो कम महत्वपूर्ण उद्योग है उनकी स्थापना संभव हो सकी। तो इन बस्तों को हम जो है ऊर्ध्व बस्ते या उद्ग्रीव बस्ते कहते हैं। इसके बाद है उत्तम श्रम विभाजन के लाभ। देखिए, पहले ये जानना जरूरी है कि श्रम विभाजन क्या होता है। जब हम उत्पादन की जो क्रिया होती है, उन उत्पादन की क्रियाओं को हम छोटी छोटी उप क्रियाओं में बांट लेते हैं और उन उप क्रियाओं को हम आगे जो है प्रत्येक व्यक्ति में डिवाइड कर देते हैं। और एक जो श्रमिक होता है, एक जो व्यक्ति होता है, वो एक ही प्रकार की जो है गतिविधि करता है। अब जब एक व्यक्ति एक ही प्रकार की गतिविधि को लगातार करता है तो वो उसमें जो है पारंगत हो जाता है। ऐसे में वो कम समय में जो है अधिक उत्पादन कर पाता है। तो श्रम विभाजन तो ये हो गया। अब श्रम विभाजन के लाभ है, क्योंकि इससे जो है उत्पादन तेजी से होता है, लागतें कम होती है, उत्पादकता बढ़ती है। लेकिन श्रम विभाजन हम तभी कर पाएंगे जब हम बड़े स्तर पर उत्पादन करेंगे, क्योंकि जब छोटे स्तर के ऊपर उत्पादन किया जाता है तो उसके अंदर जो है उत्पादकीय क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में बांटना, फिर श्रमिकों को अलग अलग प्रकार की क्रियाएं सौंपना संभव नहीं होता। तो जब हम संतुलित विकास की बात करते हैं तो एक साथ अनेक उद्योगों में निवेश करने से बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जिसके कारण जो श्रम विभाजन संभव होता है और एक बेहतरीन प्रकार का श्रम विभाजन संभव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है लागतों में कमी होती है और अर्थव्यवस्था के अंदर जो वो लागतों कमी होने से पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। और जब पूंजी निर्माण किया जाता है तो उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी का भी विकास होता है, नए नए आविष्कार होते हैं और उसका लाभ जो एक देश को आर्थिक विकास में मिलता है। आगे पूंजी का उचित प्रयोग होने से बचत होने के लाभ मिलते हैं। देखिए, कुछ पूंजी जो ऐसी होती है जो अविभाज्य होती है, यानी हमें कम मात्रा में उत्पादन करें या अधिक मात्रा में उत्पादन करें, हमें उसकी कम से कम एक इकाई लेनी पड़ेगी। तो जब हम बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं तो उससे जो पूंजी होती है, अविभाज्य पूंजी होती है, उसका अच्छा प्रयोग होने लगता है, उसका पूर्ण उपयोग होने लगता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है वहाँ पर पूर्ण उपयोग होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो है देश के अंदर बचतें बढ़ेंगी और जब बचतें बढ़ेंगी तो वहाँ पर जो पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और जैसे ही पूंजी निर्माण बढ़ेगा एक देश का डेवलपमेंट भी होने लगेगा। तो इस प्रकार बड़े पैमाने पर जो है एक साथ अधिक मात्रा में निवेश करने से या विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ निवेश करने से हर क्षेत्र की पूंजी का जो अच्छे से प्रयोग होने लगता है। तेज गति से विकास में मदद। किसी भी देश का जो विकास होता है वो केवल एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। जिस प्रकार से कोई गाड़ी है, अगर गाड़ी को तेज गति से चलाना है तो उसके लिए अगर हम केवल एक पहिए को घुमाएंगे तो गाड़ी जो आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर हमें गाड़ी को आगे तेज गति से बढ़ाना है तो जितने भी उसके टायर है सभी टायरों को हमें जो तेज गति से दौड़ाना होगा। तो उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वो विकास की गाड़ी के पहिए हैं। अगर हम विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ निवेश करते हैं तो प्रत्येक जो क्षेत्र है वो दूसरे क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करता है। तो इस प्रकार एक देश के आर्थिक विकास में जो मदद मिलती है, उसकी आर्थिक विकास की गति जो है वो काफ़ी तेज हो जाती है। जैसे सामाजिक ऊपरी पूंजी जो है, अगर हम उसके अंदर निवेश करते हैं तो सामाजिक ऊपरी पूंजी जो है वो एक देश के अंदर जो प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के विकास को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार जब हमने दोनों क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया तो वो एक दूसरे के सहायक बन गए। इसी प्रकार से आंतरिक क्षेत्र होता है वो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक होता है, तो उसके साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाले क्षेत्र में भी निवेश करना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है उसके वो जो है एक देश के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में भी सहायक होता है। तो इस प्रकार जब हम विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करेंगे या संतुलित विकास का मॉडल अपनाएंगे तो उसके परिणाम स्वरूप विकास की गति है वो तेज होगी। आगे निजी उद्योगों को प्रोत्साहन। निजी उद्योग जो होते हैं हमेशा लाभ से प्रेरित होते हैं और लाभ जो होता है हमेशा ही जो होता है आधारभूत ढांचे या जो बाहरी बस्तें होती है उन पर निर्भर करता है। तो जब एक साथ बहुत सारे उद्योगों में निवेश किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की बाहरी बस्तें, पैमाने की बस्तें प्राप्त होती है और उन पैमाने की बस्तों से मिलने वाले लाभ जो होते हैं उससे प्रेरित होकर के जो है निजी निवेशक अधिक मात्रा में निवेश करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने संतुलित विकास का मॉडल अपनाया तो उसके परिणाम स्वरूप निजी निवेशकों को जो है लाभ प्राप्त हुआ और उससे प्रेरित होकर के निजी जो क्षेत्र उद्योग होते हैं उनकी स्थापना होती है। निजी जो उद्यम होते हैं वो जो है निवेश अधिक मात्रा में करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है और देश के अंदर आर्थिक विकास अधिक होता है।
आगे निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने में सहायक, जैसे हमने जो नरकशे का मॉडल जब डिस्कस किया था तो उसके अंदर ये बात आई थी कि भी जो निर्धनता का दुष्चक्र होता है वो एक देश को लगातार गरीबी में बनाए रखता है, और निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए हमें जो है एक साथ अधिक मात्रा में निवेश करने की ज़रूरत है, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने की ज़रूरत है। तो जब हम विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करेंगे तो सभी क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ेगी, और जब सभी क्षेत्रों के अंदर लोगों की आय बढ़ेगी तो उसके परिणाम स्वरूप एक तरफ जो है मांग बढ़ेगी, दूसरे मांग बढ़ने से निवेश की प्रेरणा बढ़ेगी, और दूसरी तरफ जो है बचत बढ़ेगी, और बचत के बढ़ने से जो है निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी। तो जब विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जाता है उसके परिणाम स्वरूप जो है दोनों प्रकार की क्रियाएं एक साथ होती है, एक तरफ तो निवेश की क्षमता बढ़ती है और दूसरी तरफ जो वस्तुओं की मांग बढ़ती है। तो इससे निर्धनता का दुष्चक्र जो टूटता है और एक देश का जो आर्थिक विकास शुरू हो जाता है। सामाजिक ऊपरी पूंजी में विकास, सामाजिक ऊपरी पूंजी जो होती है वो किसी भी देश के विकास के लिए बड़ी सहायक होती है। तो जब हम विभिन्न क्षेत्रों यानी प्रत्यक्ष उत्पादकीय क्रियाओं के साथ साथ सामाजिक ऊपरी पूंजी में भी निवेश करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो है वो लागतों में कमी आती है, और लागतों में कमी आएगी तो उसके परिणाम स्वरूप जो आगे निवेश को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। तो केवल प्रत्यक्ष उत्पादकीय क्रियाओं में निवेश करके हम जो एक देश का आर्थिक विकास प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष उत्पादकीय क्रियाओं में निवेश करने से जो है एक देश को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आधारभूत ढांचा मजबूत नहीं है। तो जब हम प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं के साथ साथ सामाजिक ऊपरी पूंजी का भी विकास करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो है अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती है, जैसे यातायात की सुविधाएं हैं, बिजली सिंचाई की सुविधाएं हैं, बैंकिंग सेक्टर की सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं की व्यवस्था होने से जो है निवेश अधिक लाभदायक होता है, और अन्य क्षेत्र जो होते हैं वो भी इससे प्रेरित होकर के निवेश करने लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को बढ़ावा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण होता है कि एक देश जिस वस्तु को जो है कम लागत के ऊपर अधिक कुशलता से पैदा कर सकता है उस वस्तु को उत्पादन करे, और बाकी जो है दूसरे देशों से जो अपनी ज़रूरत की वस्तुएं आयात कर ले। तो जब एक देश एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है तो उसके कारण वो जो है निर्यात अधिक मात्रा में कर पाता है, और जब निर्यात अधिक मात्रा में करेगा तो अब जो है उसको जो है अपनी जो घरेलू ज़रूरत की वस्तुएं होती है उनकी जो आपूर्ति आसानी से हो सकेगी। तो जब हम बहुत अधिक मात्रा में निवेश करते हैं उसके परिणाम स्वरूप जो है एक देश जो होता है किसी विशेष वस्तु के प्रोडक्शन के अंदर विशिष्टीकरण हासिल कर लेता है। तो उस विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप जो है सभी देशों को लाभ मिलते हैं। जो निर्यात करने वाला देश है उसको ये लाभ होगा कि वो दूसरे देशों से आयात कर पाएगा, और दूसरा निर्यात करने वाला देश जो है कम कीमत के ऊपर वस्तुओं का प्रोडक्शन करने से कम लागत पर प्रोडक्शन करने से कम कीमत पर दूसरे देशों को निर्यात करता है, जिससे जो देश उस वस्तु का आयात करते हैं उनके लिए आयात सस्ता पड़ता है, तो उनको भी बेनिफिट होता है। तो आयातक और निर्यातक दोनों देशों को लाभ मिलता है। आगे प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। अगर हम थोड़ी मात्रा में निवेश करते हैं, कुछ ही क्षेत्रों में निवेश करते हैं, तो एक देश के पास में जो प्राकृतिक संसाधन है सभी संसाधनों का प्रयोग नहीं हो पाता। उसके परिणाम स्वरूप एक देश के जो प्राकृतिक संसाधन है वो व्यर्थ चले जाते हैं, उनका कोई लाभ एक देश को नहीं मिल पाता। लेकिन जब विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्र जो होते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक देश के संसाधनों का पूर्ण प्रयोग होने के कारण उस देश के अंदर विकास की गति को बढ़ावा मिलता है, और उस देश के अंदर जो है आर्थिक विकास को प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार संतुलित विकास जो उसके बहुत सारे एडवांटेज है, और इन एडवांटेज को देखने के बाद ये लगता है कि संतुलित विकास की प्रक्रिया जो होती है, संतुलित विकास की जो रणनीति होती है वही एक देश के विकास के लिए लाभदायक होती है। लेकिन ये तो इसकी जो है ब्राइट कॉइन साइड थी। दूसरे जिसको जो डार्क कॉइन साइड है उसको हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी संतुलित विकास के जो कौन कौन से नुकसान है या इस विकास की कौन कौन सी कमियां हैं उसको हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।